हमने झारखंड राज्य अलग क्यों किया था? यह सवाल एक विधायक का नहीं है, यह सवाल हर एक झारखंडी जनमानस का होना चाहिए कि हमने आखिर क्यों 88 वर्षों के संघर्ष, 88,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष, बलिदान, तप, त्याग, तपस्या के बाद हमने अगर झारखंड राज्य लिया तो क्यों लिया? हमने झारखंड राज्य लिया था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, लेकिन आज सूचना आप सबको भी मिली है कि हमारे राज्य के महानायकों में से एक आदरणीय सम्मानित विषम गुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं दुआ करता हूं, आप सभी दुआ और प्रार्थना करना कि गुरु जी ठीक होके आए। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आपने क्या व्यवस्था बनाई इन 25 सालों में कि गुरु जी का इलाज हम झारखंड में नहीं कर पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि गुरु जी स्वस्थ होकर वापस आए, हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी ठीक होकर आए। लेकिन सवाल भी होगा कि 25 सालों में आपने कैसा झारखंड बनाया कि हम रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में, धनबाद में उनका इलाज नहीं करा पा रहे। तो क्यों राज्य बना था? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। कहां है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? केवल स्वास्थ्य मंत्री केवल भोकालबाजी करेंगे जाके अस्पतालों में या व्यवस्था को मजबूत करेंगे? ये सवाल बनता। हमने इस राज्य को अलग इसलिए किया था क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी दबाए जाते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय, शायद रांची में सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था 1960 के आसपास, और दूसरा विश्वविद्यालय झारखंड की सीमा में 1990-92 में विनोबा भावे और कुछ विश्वविद्यालय बने, यानी लगभग 30 सालों बाद। यानी लोग चाहते थे कि ये जो हिस्सा है झारखंड का, इसमें खनिज संपदा है, इसमें आदिवासी मूलवासी रहते हैं, इन्हें पढ़ाई की व्यवस्था ना दी जाए। अगर सच में उनकी मंशा होती हमें पढ़ाने लिखाने की, तो दूसरा विश्वविद्यालय 1960 के बाद 1965-70 में बन जाना चाहिए था। लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय के लिए हमने इंतजार किया, पूरे 32 साल इंतजार किया। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था यहाँ खनिज संपदा है, ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग चालाक होंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे जो कि उनको देना मंजूर नहीं था। ये आप भी जानते हैं। आज यहाँ के विश्वविद्यालयों, यहाँ के विद्यालयों, महाविद्यालयों की बात करें, चाहे वो जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो या मंझगांव का महाविद्यालय हो, आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दी जा रही है, आने वाले दिन लगता है वहां स्टूडेंट की संख्या शून्य होकर ना रह जाए। यह स्थिति आज प्रधान की है। ये न आपसे छुपा है न हमसे छुपा है। हमारी स्वास्थ्य की हालत क्या है, ये गुरु जी के दिल्ली इलाज के साथ ही आपने जान लिया है। ये वित्त मंत्री राधा कृष्णन जी के दिल्ली में इलाज कराने के साथ ही आपने जान लिया है कि स्वास्थ्य की हालत क्या है। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हालत क्या होती है, ये आपको भी मालूम चल चुका है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार की, और हमने यह उम्मीद भी किया था कि जब झारखंड राज्य अलग होगा, हमारे लोगों को अवसर मिलेगा, हमारे नौजवानों को, हमारी नौजुवतियों को अवसर मिलेगा, उन्हें झारखंड नाम के संस्थानों में, सेवाओं में अवसर मिलेगा। लेकिन आज आप बताइए, झारखंडियों के हिस्से में कितनी नौकरियां हैं और गैर झारखंडियों के हिस्से में झारखंड में कितनी नौकरियां हैं, ये आप बताइए। आपके सामने टाटा है, आपके सामने टिस्को है, आपके सामने टेल्को है, आपके सामने नोवामुंडी है, आपके सामने जादूगोड़िया का यूरेनियम है, आपके सामने लावा गांव सरायकेला का सोना है, आपके सामने रोंगटा है। बताइए कितने झारखंड के लोग नियोजित हैं? बताइए। आज ये हर एक झारखंडी का सवाल होना चाहिए। ये केवल एक बागी तेवर रखने वाले,
एक बगावती तेवर रखने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो का सवाल नहीं, पूरे झारखंड का सवाल होना चाहिए कि हमारा रोजगार किसके पास है। जब हमने चुनाव का समय आया तो सरकार ने चालाकी के साथ हमारी मांगों को, हमारी बहनों को मैया सम्मान योजना के नाम का झुनझुना थमा दिया। मात्र 2500 रुपए। इसलिए आज कोल्हान के मुख्यालय से, सिंहभूम के मुख्यालय से डंके की चोट पर कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हर एक घर को रोजगार चाहिए और 2500 नहीं 25,000 चाहिए, 2500 नहीं 25,000 चाहिए। लेकिन आज क्या मिला इस राज्य को? आज आप बताइए। राज तो हमने लिया, लड़के लिया। यही सरकार के जो नेता, जब आंदोलन का टाइम था, नारा गूंजता था, मंचों से नेता कहते थे कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। किसके लिए? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड, किसके लिए झारखंड? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? अगर झारखंडियों के लिए झारखंड, तो फिर 64 में 40 डीएसपी प्रमोशन बिहारी कैसे हुए? आज ये सवाल होगा। पहले सवाल होता था, पहले नारा गूंजता था लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज ये सवाल गूंजना चाहिए झारखंड के हर एक राजनीतिक मंचों में, गलियारों में, किसके लिए झारखंड? 64 में 40 डीएसपी का जो प्रमोशन, 64 डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, जिनमें 40 डीएसपी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के हैं। क्या इसलिए झारखंड? क्या इसलिए झारखंड? ये जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, कि झारखंड की जनता को मांगना चाहिए जवाब सरकार से। अब जब मैंने इस विषय को छेड़ा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग ये कहेंगे कि विधायक जी आप बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम जनता को कहूंगा, मीडिया हाउस के बुद्धिजीवी लोगों को कहूंगा, ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये छोटे भाई का तकलीफ, पीड़ा, दुख और दर्द है। हमने कब कहा कि हम बंगाल को नहीं जानते हैं? हमने कब कहा कि हम बिहार को नहीं मानते हैं? हमने कब कहा कि हम उड़ीसा को नहीं पहचानते हैं? हम बंगाल को भी जानते हैं, बिहार को भी मानते हैं, उड़ीसा को भी पहचानते हैं। वो तीनों हमारे बड़े भाई हैं। उड़ीसा 36 में बना, वो हमारा संजला भाई है, हमसे ऊपर वाला। बिहार 1912 में बना, वो हमारा मंझला भाई है। और बंगाल उससे पहले का वो सबसे बड़ा भाई है। लेकिन मांग ये है कि जब चारों भाई में बंटवारा हो गया है तो हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? ये कौन सा बाहरी भीतरी है भाई? बाज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। सबसे कम झारखंड के पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो हमारी जमीन खाली रहे, पड़ती रहे, आपको क्या मतलब? आप अपनी जमीन में कद्दू लगाओ, झींगा लगाओ, गाजर लगाओ, मुरई लगाओ, अरे पुदीना लगाओ, हमको क्या मतलब? आज वो लोग कहते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। हमारे बड़े भाई बोलते हैं ना
हमारे इधर उत्तर वाले बड़े भाई ये बोलते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बाबा तो चटनी बना के खाओ पियो ना, हमारा कोयला बालू में काहे नजर डालते हैं? ये हमारा हिस्सा है। ये कौन सा बाहरी भित्री है भाई? दिस इज आवर पार्ट। ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है। आप बताइए यहाँ कितने लोग बैठे हैं? जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपके कोई रिश्तेदार, आपको जानकारी है कि कलकत्ता में जाके जबरन 1 इंच जमीन कोई कब्जा किया है? क्या आपको जानकारी है कि पटना में जाके कोई जबरन 1 इंच जमीन कब्जा किया है झारखंड का आदमी? क्या आपको जानकारी है कि भुवनेश्वर में जाके झारखंड का कोई आदमी 1 इंच जबरन कब्जा किया है? नहीं ना। और चलिए जमशेदपुर, हम दिखाएंगे कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर वालों ने कितना कब्जा किया है। इस बात की लड़ाई है और हम लड़ेंगे। चलिए जमशेदपुर, मन हो तो चलिए रांची, धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिए, वहां रोना पड़ेगा। धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिएगा, वहां आंसू बहेगा। तो ये कैसे बाहरी भित्री का लड़ाई है भाई? 4 भाई थे, जवान हुए, शादी ब्याह हुआ, बड़ा हो गए, बांट लिए। आपको भी हिस्सा मिला पूरब में, किसी को मिला पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को दक्षिण में। तो रे भैया, आपको जो हिस्सा मिला उसमें खाओ, कमाओ ना। यही तो दर्द है, ये विरोध नहीं है। ये हमारी दर्द को समझिए, हमारे तकलीफ को समझिए कि आखिर हमने झारखंड राज्य क्यों लिया है। इसलिए कोई बाहरी भित्री की लड़ाई नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है। जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी अब बाहरी भित्री की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को 1 सीट दिला के दिखा दीजिए। तो उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को 1 सीट दिला के दिखा दीजिए। तो और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है। हमने बिहार को दिया, आप 1 विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा हम बाहरी भित्री करते हैं। अभी झारखंड में आरजेडी के 4, जेडीयू के 1, लोजपा के 1 विधायक है। आप जाइए जेएमएम और आजसू, 2 क्षेत्रीय दल, एक इंडिया से, एक एनडीए से, 1 सीट दिलाइए। विधायक दूर की बात, विधायक जितना दूर की बात, 1 सीटवा दिला दीजिए और फिर आके हमसे कहिएगा हम बाहरी भित्री करते हैं। हमने आपको अपनी सरजमी में सब कुछ दिया, हमने आपको अपने घर में मान सम्मान दिया, आपने क्या दिया बताइए? इसलिए ये कोई गलत वे की लड़ाई नहीं है, ये ओरिजिनल लड़ाई है। आज अगर अपनी लड़ाई को ना समझे, आज अगर सरकार नियम ना बनाए, स्थानीय नीति ना बनाए, लैंड बैंक को वापस ना करे, विस्थापन नीति ना बनाए, तो आने वाले दिनों में जो दुर्गति टाटा जमशेदपुर में हुआ है, जो दुर्गति धनबाद और बोकारो के कोयला खदानों में हुआ है, जो दुर्गति रांची के शहरी क्षेत्र में हुआ है, एचईसी में हुआ है, वही दुर्गति झारखंड के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में झारखंडियों का होगा। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-60 साल पहले यही बारिश की बूंदें होती थी, यही रिमझिम बारिश की बूंदें, यही फसल, खेतों का हरा हरा लहलहाता फसल उगाया जाता था। आज वहां चिमनियों का धुआं है, वो धुआं हम खा रहे हैं और रुपया कोई और खा रहा है। वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। आज कुंजू डैम आपके सामने है, आज कुंजू डैम आपके सामने है, कलुंडिया जी का बलिदान आपके सामने है, गंगाराम कलुंडिया का शहादत आपके सामने है, कुंजू डैम आपके सामने है। क्या हो रहा है? 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया जा रहा। आज चांडिल डैम में क्या हुआ? उसमें अभी लगभग 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया गया। आज भी चांडिल डैम के लोग धरना देते हैं, विरोध करते हैं, हड़ताल करते
करते हैं और बदले में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। ये सच्चाई है झारखंड में। आप मेरी आलोचना कर सकते हो, आप मेरा विरोध कर सकते हो, आप मुझे नापसंद कर सकते हो, मेरे कंठ से निकली हुई एक भी बात को, एक भी शब्द को, एक भी वाक्य को इग्नोर नहीं कर सकते हो। होगा आपका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, होगा आपका ताल्लुक कांग्रेस जमात से, आप होंगे हमारे विरोधी, लेकिन अगर साहस है हमारे विचारों का विरोध करके दिखाइए तब माने। आज वास्तविकता है इस राज्य को समझने की, इस राज्य के लोगों को जानने की। ये वास्तविकता है कि आज हमारे साथ हुआ क्या और हो क्या रहा है। आज याद होगा सदन में हमने कहा था, नक्सली को लेकर हम अपना तर्क दे रहे थे, बीच में वो विदेश में पढ़ी लिखी आदिवासी मंत्री खड़ी हो गई कि आप ये क्या कहना चाहते हैं। हम बोले पहले सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं, और आज भी अपनी बातों को दोहरा रहे हैं कि आज जिस प्रकार से लूट ब्लॉक में है, आज जिस प्रकार से लूट अंचल में है, आज जिस प्रकार से थाना, आज जिस प्रकार से ऑफिसर की मनमानी है, याद कीजिए वो दिन जब नक्सलियों का वर्चस्व था, ये लोग उनके डर से थर-थर कांपते थे। किसी बीडीओ सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। कौन? मैं मानता हूं नक्सली गलत लोग है, मैं मानता हूं नक्सली असंवैधानिक है, मैं मानता हूं ये भी कि मैं नक्सली का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई आपको मानना होगा। क्योंकि मेरा घर पारसनाथ के ठीक सामने है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। जैसे आपके सारंडा को सच्चाई यह भी है कि नक्सलियों के डर से आम व्यक्ति से, आदिवासी गरीब किसान से ब्लॉक थाना में कोई 1 रुपया घूस नहीं लेता था। ये भी सच्चाई है। लेकिन आज क्या हुआ, ये आपसे नहीं छुपा है। आज बालू का लूट है, कोयला का लूट है, आज खनिज संपदा का लूट है। और यहाँ जिस प्रकार से अभी शिकायतें मिली हैं कि ट्रांसपोर्टिंग में कई नौजवानों, कई बच्चों का एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। क्योंकि परिवहन मंत्री यहीं के हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा, कृपया इस मामले को संज्ञान लें कि जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, जो लोगों की जान पे को जोखिम में रख के सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उनको आप नियंत्रण में रखें। नहीं तो यही जनता सोचेगी कि मंत्री महोदय शायद इसमें आपका भी मिली भगत है। आज सबसे ज्यादा अगर औसत की बात कही जाए तो हमें लगता है संथाल परगना और कोल्हान में आदिवासियों की संख्या औसत में है। आज कोल्हान की अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ 5 विधायक होते हैं, यहाँ 1 सांसद होती हैं, सारे के सारे जेएमएम गठबंधन के होते हैं। 56 सीटें आज जेएमएम को दिया गया है उनके नेतृत्व को। उनसे पूछिए कि अबुआ दिशा में अबुआ राज स्थापित करने में 56 सीटें काफी हैं या 76 देनी पड़ेगी। उनसे पूछिए। आज आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों के नाम पर आदिवासी नेता ही केवल अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं। अगर नहीं तो हमारी मां समान ही है, मैं उनको मानता हूं, आदर करता हूं, स्त्री है। यहाँ की सांसद मैडम अगर सच में वो आदिवासी हितैषी होती तो खुद सांसद बनने के बाद विधानसभा का टिकट इस भीड़ में से किसी आदिवासी को दे देते। याद आया अपना बेटा, यही हमारे कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हमारे चंपई चचा, उनके सामने भी जब गया तो वो भी धृतराष्ट्र बन गए। उनको भी याद आया तो बेटा दुर्योधन, बाबूलाल जी घाटशिला से टिकट दिला दिए। आपको क्या मिला? यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? क्या उन्हें सरना धर्म कोड मिला? क्या उन्हें पेशा कानून मिला? क्या उन्हें सीएनटी, एसपीटी और बिल से विल्किंसन कानूनों में मजबूती मिला? क्या उनकी जमीनों को जो खरीद बिक्री हो रही उनमें रोक लगा? नहीं लगा।
अरे उतना तो छोड़िए, ये सरकार ये बोल के आई थी कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो 1932 तथा अन्य कॉलमों के साथ स्थानीय नीति बनाएंगे, एनडीए की 1985 की नीति को रद्द करेंगे। वहां भी मौन हो गई। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे लैंड बैंक के आदिवासी विरोधी कानून को निरस्त करेंगे। क्या इन्होंने किया? तो आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्थानीय नीति के साथ साथ एक अध्यादेश लाइए आगामी विधानसभा के सत्र में और लैंड बैंक को ध्वस्त करिए और जैसा उनका था रहे तो जो जोत तोड़ करते थे यह ग्राम सभा उनके अधीन रहे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारी लड़ाई जैसा अंग्रेजों के काल में थी, हमारी लड़ाई जैसा भारत बनने के बाद 1947 से लेकर झारखंड बनने तक आज भी हमारी दशा वही है। हमने अंग्रेजों से लड़ा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था। आज अभी हमारे सामने वही कंपनियां हैं, बस उनका नाम बदल गया है। किसी का नाम टाटा हो गया है, किसी का नाम बीसीसीएल हो गया है, किसी का नाम सीसीएल हो गया है, तो किसी का नाम कुछ और हो गया है। आदिवासियों को जिस मंसूबे के साथ अंग्रेजों के कालखंड में यहाँ के जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ का खनिज लूटा जाता था, आज भी वही दशा है। आज भी हमें हमारे घरों से खनन के नाम में बेघर किया जा रहा है। यदि आपको अब भी लगे हम झूठ बोल रहे हैं तो यही बगल में जादूगोड़ा चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है। आज भी आदिवासियों के साथ वही व्यवहार है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, उस पुस्तक का नाम है सलाम बस्तर, अंग्रेजी में हेलो बस्तर। राहुल नामक राइटर ने लिखा है, वो हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है। उस पुस्तक में बीच में कहीं एक बड़ी गहरी लाइन लिखी है कि ये लोग आदिवासियों की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। ये पूंजीवादी सोच की सरकारें, ये सामंतवादी सोच की सरकारें, ये महाजनी सोच की सरकारें, ये गांधी के विपरीत के सोच की सरकारें आदिवासी की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। इनका मानना है कि आदिवासी तो जंगली होते हैं, इसलिए आज भी जादूगोड़ा उसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज वो गांव पूरी तरह से चीख रहा है, कराह रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी का दया नहीं है कि उस गांव को, उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित किया जाए। विकास का कोई विरोधी नहीं है, खनन का कोई विरोधी नहीं है, विस्थापन होना चाहिए। जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। उस परिवारों को, उन गांवों को वह सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा उनके गांवों में कभी थी। आपके सामने है जादूगोड़ा की कहानी। हमें तो एक वाकया याद आया, जब विधानसभा में मैंने जादूगोड़ा का विषय को उठाया, एक मीडिया बंधु ने हमें फोन किया, विधायक जी सचेत रहिएगा, कुछ लोग अब आपके पीछे लगेंगे। क्यों? ना आपने जादूगोड़ा के मुद्दे को छू दिया। अरे भाई, कोई मर रहा है और हम इसको छूने से डरेंगे? आपके सामने चीख रहा है जादूगोड़ा। जमीन हमारी, गांव हमारा, और आज यूरेनियम खनन के नाम पर उस गांव को, आसपास के गांवों को बर्बाद कर दिया गया है। वहां की आधी महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, आधी महिलाएं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई आंख से, कोई कान से, कोई पांव से, कोई हाथ से बीमार होकर पैदा हो रहा है। ये स्थिति है जादूगोड़ा की। इसलिए तो मैंने सवाल किया, क्यों झारखंड, किसके लिए झारखंड, क्यों ये बलिदान, क्यों ये संघर्ष, किस दिन के लिए झारखंड? लोग ये कहते हैं कि जादूगोड़ा का यूरेनियम परमाणु बम में काम आता है। जी नहीं, वह केवल और केवल ऊर्जा के लिए काम आता है। इस यूरेनियम से परमाणु बम भी नहीं बनता है, आप लोग जान लीजिए। बहुत लोग आपको ये ठीक है, ऊर्जा का बनना भी आवश्यक है, लेकिन हमारे कब्र पे नहीं, हमारी लाशों के ढेर पे नहीं, हमारी सिसकियों के बीच नहीं,
हमारी आंसुओं के बीच नहीं, हमें विस्थापित करके बनना चाहिए, उसका स्वागत है। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को सोचना होगा कि आज इस राज्य की दशा क्या होनी चाहिए, इस राज्य की दिशा क्या होनी चाहिए, ये झारखंड के जनमानस को सोचना चाहिए। यही नेता, यही कल्पना जी बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने किया सभी मंचों में। हमारी बहन लोग को भी लगा कि कल्पना जी भी एक महिला है, उनसे जुड़ गई, आज वो दिख नहीं रही है, बस विधानसभा के कार्यक्रम में दिखती है और उस दिन अच्छा से जाती है जब उनका बहस होता है, क्योंकि कैमरा में आना हमने नोटिस किया। आज माननीय मुख्यमंत्री, अभी देखिए बड़ा बड़ा होर्डिंग बगल में लगा होगा कि शराब नहीं पीना है, नशा को नो, सिगरेट को नो, अफीम को नो, और गांव गांव में दारू बांटने का प्लान शुरू है। यानी इसका मतलब क्या है कि सरकार हम लोगों को मूर्ख समझता है। अभी देखिए दीदी, करोड़ों का पोस्टर बनाए हैं मुख्यमंत्री जी और बिल्कुल रेमनी मार के अपना फोटो में एकदम सुंदर एडिट करके एकदम की मस्त मस्त दाढ़ी और बड़ा फोटो, और क्या लिखे हैं कि स्मोकिंग को नो बोलिए, दारू को नो बोलिए, अफीम की खेती को नो बोलिए, और वही सरकार दारू की योजना को गांव गांव में शिफ्ट कर रहे हैं। जनता अगर अफीम की खेती लगाए वो नक्सली और सरकार दारू बेचे तो ये दोहरा चरित्र है हमारी सरकार का। आप पढ़े लिखे उनके चरित्र को जानिए। देखिए पोस्टर सामने है, चाईबासा ब्लॉक सामने है, जाके देख के आइए, बड़ा बड़ा पोस्टर, दारू नहीं पीना है, अफीम का खेती नहीं करना है, सिगरेट नहीं फूंकना है, और सरकार योजना लेके आई है कि आदिवासी का जो जमीन बच खुच गया है, टाटा को देने के बाद, चांडिल डैम को देने के बाद, कुचू डैम को देने के बाद, एचईसी को देने के बाद, बीसीसीएल सीसीएल को देने के बाद, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो जमीन बच गया है दारू पिला के लेने में सुविधा। आप भले ना बोलिए, आप भले कुछ हो बोलिए, हम धनबाद बोकारो से आते हैं, हमारी आधी जमीन दारू पिला के लिया है, ये भी सच्चाई है। तो सरकार भी वही करेगी। ऐसे भी हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसे भी हम लोग गरीब लोग हैं, पढ़ने को सुविधा नहीं, बीमार हो जाएंगे तो सीधे मरिए जाएंगे, बीमार हो गए तो सीधे मरिए जाएंगे। तब क्या करेंगे? पढ़ना है तो खेत बेचिए, इलाज कराना तो खेत बेचिए, बेटी का बिहार करना है तो खेत बेचिए, और उसके बाद भी बच गया तो दारू पिला के खरीद लीजिए। यही है सरकार की सॉलिड योजना। उसके बाद अगर कुछ आपको दिखा इस सरकार में विजन तो बताइए। इस सरकार में अगर आपको कोई विजन दिखा तो बताइए। दीदी लोग को भुलाने के लिए 2500 लाए थे, वो भी टाइम टाइम फीस है अभी। हाँ, बंगाल का कितना दीदी लोग भरवा ली है, बंगाल से देखा झारखंड सरकार दे रहा है 2500 टका, बंगाल से आके यहाँ 94-95 वो 3 साल में कहां भर दिया। तो इसलिए आज जनता को सवाल करना होगा, जनता को सत्ता से सवाल करना होगा, चूंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश आर्टिकल 19 जो हमारा संविधान में इंगित मौलिक अधिकार है वो हमें सवाल करने के लिए कहता है। सवाल करिए, सवाल जितना करेगा उतना बवाल होगा। आप सवाल ही नहीं करते हैं, बवाल ही नहीं होता। आप अभी सवाल करते हैं जोबा मैडम से कि हाँ मैडम, आपको इतना दिन विधायक मंत्री सांसद बनाए, कम से कम टिकटवा गरीब को दे देते तो 2,13,000 पेमेंट में गरीब आदिवासी कमाता कि नहीं? हाँ, सवाल करते हैं कि मैडम आपको तो जिंदगी भर वोटवा दिए की, आपको विधायक से मंत्री, मंत्री से सांसद दिल्ली भी पहुंचा दिए, तो कम से कम आपका जो जगह खाली हुआ था
किसी गरीब को देते तो उसका अभी तनख्वाह 2,13,000 मिलता है, एक वो आदिवासी लाखपति तो बनता है। लेकिन सभी आदिवासी नेता का ही बात करिए, हमारे अर्जुन दा वो अपना अर्धांगिनी को टिकट लड़ा दिए करने से पटना से ना। यानी इनका विजन यही है कि हम और हमारे, अगर विजन सही होता, देखिए वो नया विधायक आया है, मेरा विजन देखिए, हमने 2,13,000 में ये वादा किया है कि 1,60,000 रुपए डुमरी विधानसभा की जनता को डोनेट कर देंगे। आज करने जा रहे हैं। पूरे बैंक का हमारा स्टेटमेंट है, चेक कर लीजिए। 5 लाख रुपए हम निकाल के लाए हैं, जो स्टूडेंट पास किए हैं उनको पढ़ने के लिए दान कर देंगे 5 लाख रुपया अपना पैसा। एक नया विधायक का विजन देखिए, हमने ये भी वादा किया है। आज पता है 6 महीना से लोग हमको शिकायत कर रहे हैं, हमारा विधानसभा वाला, कि विधायक जी आप तो मिल नहीं रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे, एक जगह हम कैसे मिलेंगे। मेरा जन्म है धनबाद जिला में और हम विधायक बन गए हैं आधा बोकारो आधा गिरिडीह का, और हम वचन दिए हैं अपना जिला से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे। जब तक नेता में विजन नहीं होगा, राज नहीं बदलेगा। जब तक नेता में विजन नहीं होगा, ये राज नहीं बदलेगा। आज नेता लोग दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर, वो 1000पति थे, 1000पति के बाद लाख, नहीं पहले चाय पति थे, चाय का दुकान में चाय पीते थे, चाय से ही पॉलिटिक्स शुरू किए। चाय पति से 1000पति, 1000पति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन गए। आज हिंदुस्तान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण नेता और ब्यूरोक्रेट्स है, इसको मानिए। हिंदुस्तान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है नेता और ब्यूरोक्रेट्स। क्यों ना, हम लोग अभी एक वर्ड आया है मार्केट में, अर्थशास्त्र की दुनिया में, इकोनॉमी की दुनिया में एक नया वर्ड आया है, क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म? न, क्रोनी कैपिटलिज्म वे लोग हैं जो विधायक यानी सरकार, चाहे दिल्ली वाली या रांची वाली सरकार, और ब्यूरोक्रेट्स उनके सहयोग से गलत गलत तरीकों से अमीर बनते जा रहे हैं, जनता से बहुत ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। उसी वर्ड को, उन्हीं लोगों को डिफाइन करने के लिए वर्ड आया है क्रोनी कैपिटलिज्म। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी क्रोनी कैपिटलिज्म बनते जा रही है। आज यदि मेरा झगड़ा आपके साथ, आपका झगड़ा मंगरा का अगर बुधना के साथ होगा तो थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखा लेंगे। सोच लीजिए, यदि आपने रिपोर्ट अडानी जी के खिलाफ लिखा, लिखेंगे थाना प्रभारी? उनके हाथ में वो ताकत है, उनकी कलम में वो ताकत है कि वो रिपोर्ट लिखेंगे अंबानी साहब के खिलाफ। यही एक क्रोनी कैपिटलिज्म का स्वरूप जो अंग्रेजों से भी भयावह होगा। इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों, क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर को पहचानिए और उन नेताओं को राजनीति से दूर करिए जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक नया विधायक जिसने वचन दिया है अपना जिला से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी। आखिर हम यदि चाईबासा में 5 एकड़ जमीन खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है किसी गरीब का ही जमीन खरीदेंगे। अमीर लोग जमीन बहुत कम बेचता है, वहां वो बिजनेस करते हैं। गरीब लोग जमीन बेचता है लाचारी में, बेबसी में, भुखमरी में, बाप की दवाई में, भाई की पढ़ाई में और बेटी की विदाई में। गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं। इसलिए एक विधायक आज विजन लेके चल रहे हैं, आज एक विजन लेके चल रहे हैं। आप कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है, इन धाराओं के बीच बहने का प्रयास किया है। इस नदी की धारा के बीच हम अकेले प्रयास किए हैं। आज ईमानदारी से कहिए, हमारे धनबाद के कई ऐसे विधायक सांसद हैं, अखबार में भी उनके बारे में छप चुका था कि 12,000 करोड़ की संपत्ति, आज मान लेते हैं 15,000 करोड़ हो गया है। और मान के चलिए एक जिला में 2 विधायक सांसद अगर वैसे हैं जिनके पास 15,000 करोड़ है,
तो 15,000 करोड़ यानी 15,000 लोग करोड़पति बन सकते हैं, इतना पैसा एक के पास। जब तक नेता अपने भाईजान को नहीं बदलेंगे, जनता उसी प्रकार 5 किलो के चावल में, जनता 5 किलो के चावल में और 2,500 के मैया सम्मान में ही खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। ये तो हम धनबाद का सुना है, कोल्हान भी तो नोट का गड्डी वाला है, इतना इतना कंपनी फैक्ट्री है। यहाँ वाला नेता लोग का भी तो अच्छा खासा पैसा होगा, वो तो भाई मीडिया वाले जानते हैं, लेकिन ये भी जान रहे पावर में है इसलिए नहीं छापेंगे। क्या कीजिएगा, इनका भी घर परिवार है और अभी स्थिति ठीक नहीं है। आज एक दौर था पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम याद करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन था और एक मीडिया यानी कवि को भी मीडिया मान ले, एक नौजवान नागार्जुन ने कविता कह रहा है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी को झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। पंडित नेहरू सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई का सामान नहीं भेजते हैं। इसलिए आज मीडिया का भी थोड़ा सा आज है कि कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है इन व्यवस्थाओं ने। वही पंडित नेहरू का एक कहीं कार्यक्रम था, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, एक बूढ़ी महिला डंडा ठोकते ठोकते आई और सीधे पंडित नेहरू के सामने आके बोले अरे नेहरू, तुम तो प्रधानमंत्री बन गया, हमको क्या मिला? तो बड़ी विनम्रता के साथ नेहरू जी ने कहा कि माँ जी, इस लोकतंत्र में आपको इतना मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे ना श्री लगा रहे ना लास्ट में जी, आप रे नेहरू कहा के बुला रही है, आपको अधिकार मिला। देश का प्रधानमंत्री न नाम के आगे आप श्री लगा रही हैं, न नाम के पीछे जी, आप रे नेहरू कह के बुला रही हैं, ये लोकतंत्र ने आपको दिया। तो ये मालूम है आपको भी कि कोल्हान में भी 14 वो विधायक बनते हैं और 2 वो एमपी बनते हैं और एक आध तो मंत्री बनवे करते हैं। माफ कीजिएगा, विधायक 14 गो और सांसद 2 गो और उसी में सरकार किसी का रहे 1 2 मंत्री बनिए जाते हैं। पता कीजिएगा इनडायरेक्ट रूप से उनका प्रॉपर्टी क्या है। आज अगर टाटा आपके सामने मनमानी कर रही है तो कारण ये है, आपको भी मालूम है, बोलने में भी डर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार का विवाह हुआ था, केवल लाइटिंग के लिए टाटा ने 80 लाख खर्च किया था। काहे आपका सुनेगा, ये आपको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है और सब जो लोग थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं उनको भी मालूम है कि शादी में 80 लाख रुपए कंपनी ने खर्च किया था, सिर्फ पंडालिंग में और लाइटिंग में। तो काहे वो हमारी सुनेगा। आज अनुमान मान के चलिए, आज पेशा कानून की बात हो रही है, पेशा कानून लागू करने की बात हो रही है, तो पेशा में क्या होगा, बालू पे गांव का अधिकार होगा, खनिज पे गांव का अधिकार होगा। एक बात बताइए, अगर बालू, खनिज, कोयला, बालू, ढेका, पत्थर अगर गांव के लोग का होगा तो ये लोग जो चुनाव 10 करोड़ 50 करोड़ में लेके आया है जब बप्पा लोग से कैसे भरपाई करेगा। सोचना होगा आपको, दोनों पहलू कारण को भी सोचना होगा कि भाई बालू कोयला मेरा, खनिज मेरा, निर्णय लेना मेरा, तो फिर उनका क्या बचेगा जिन्होंने चुनाव में खर्चा किया है। और आपको भी मालूम है, सब जरा माता थोड़ी है कि अपना खा के वोट दिया है। नहीं, अभी तक हम बिना पैसा का चुनाव जीते हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा वो भविष्य की बात है, आगे हम कितने ईमानदार रहेंगे नहीं रहेंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी तो ये सच्चाई है कि हमने लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, अपना दोनों चुनाव हमने किसी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं किया। आज भी हमें लगता है, आज भी कई घरों में आलू प्याज भरा हुआ था चंदा करके। हम बोले कि नहीं, आप विधायक बनेंगे इसको रख लीजिए, आप अगला 29 में देखेंगे। तो आज उन चीजों को जनता को समझना होगा, जनता को सवाल करना होगा। जनता सवाल नहीं करती है इसलिए बवाल नहीं होता है। इस राज्य में उथल पुथल तभी होगा जब जनता जागरूक होगी, जब जनता अपने मत को लेकर जागरूक होगी। इसलिए आज कोल्हान वासियों आपसे निवेदन होगा, ये धरती वीरों की है। अगर इधर पोटो हो का बलिदान दिखता है, इधर बागुन सुमरई का योगदान दिखता है, तो उधर रघुनाथ महतो और निर्मल का वो उबलता हुआ खून भी आपको महसूस होता है। ये कोल्हान वीरों की धरती। अंग्रेजों को भी हमने छठी का दूध याद दिलाया है। ये कोल्हान की धरती है ना,
जब जब वहां घुसे हैं लात मुंह की खाए हैं। इसलिए आज आपको अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को याद रखना होगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो ऐसा बोलते हैं आपको कोई वोट क्यों दे, नहीं देगा बाहर के लोग वोट। हम बोले हम देखिए उनके विरोध में नहीं है, उनके खिलाफ में नहीं है, बस हम नीति संगत बात कर रहे हैं। और हम आज अपने वोट की परवाह नहीं करते हैं भैया, हम हमारे झारखंड वासियों के अस्तित्व की परवाह करते हैं, जो हमारा लाखों साल पुराना, हमारा क्या है 30 साल हो चुका है और 30 साल बचेंगे। और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल आपने एक वैज्ञानिकों की टीम का स्टेटमेंट पढ़ा था कि नहीं, कि दुनिया में एक समय दुनिया में इंसान नहीं थे, कुछ नहीं था, दुनिया क्या थी, हिम युग था। हिम युग यानी पानी में डूबा हुआ था ये दुनिया, ये मिट्टी पानी में था। ये मिट्टी जब पहली बार बाहर आया उसे सिंहभूम कहते हैं। ये मिट्टी जब पहली बार पानी से बाहर आया और लोगों ने अपना घर, खेती बाड़ी, इंसान का जीवन संभव हुआ, उस मिट्टी को सिंहभूम कहते हैं। हमारा इतिहास करोड़ों साल का है, हमारा इतिहास लाखों साल का है, हमारा जीवन 60 साल का है। अपने एक जीवन के लिए है, हम लाखों साल के इतिहास से समझौता नहीं करेंगे, कतई समझौता नहीं करेंगे। चुनाव जितना चुनाव होते रहेंगे, विधायक सांसद बनते रहेंगे, लेकिन मेरा जो विचार है आपके सामने है। अब झारखंड की जनता को, कोल्हान की जनता को तय करना है कि इस राज्य के नेताओं का चयन कैसा होगा, क्योंकि नेता ही सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए आज आपसे हमारा ये करवत प्रार्थना है। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि चाईबासा की धरती में आज जो बारिश के बूंदों के बीच जो आज हमें ये प्यार दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री घबरा गए होंगे कि चाईबासा टाइगर का एंट्री कैसे हुआ। उनको लगता था कि हम ईचागढ़, सरायकेला, खरसवा तक ही हमारा एंट्री ठीक हुआ है, लेकिन आज तो घबराएंगे। हमारे लगता है दीपक दा भी कहीं फोन ऑन करके अपना कार्यकर्ता को डांट फटकार ना करे। इसलिए आज जनता को नेतृत्व चुनना होगा। हम बुरे हो सकते हैं, आने वाले दिन हमारा कोई कदम बुरा हो सकता है, आने वाले दिन हो सके हमारा व्यवहार बदल सकता है, लेकिन आज जिन बातों का परिचय मैंने आपसे करवाया है, जिन विषयों को मैंने आपके सभा के पटल पे रखा है, आप इन विषयों को इनकार नहीं कर सकते हैं। इन विषयों को अगर इनकार किए तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। आज साक्षी वालों को कभी आज से 50 साल पहले मालूम नहीं होगा कि हमारी ये दशा होगी। साक्षी, सोनारी, मानगो, कदमा, विष्णुपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया, सरायकेला, उनको भी मालूम नहीं होगा आज से 50 साल पहले कि जो हमारे खेत, जिन पर हमारे बाप दादा फसल उगाया करते थे, आज उसमें चिमनी का धुआं उड़ेगा, धुआं हम खाएंगे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा।